हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री का सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो लेक्चर है वो किस लेवल पे इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का। आपको लग रहा हो सर आप तो ये बात हमेशा बोलते हैं। तो आज हम लोग केमिकल शिफ्ट को हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट करने वाले हैं, केमिकल शिफ्ट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कनेक्ट करने वाले हैं, केमिकल शिफ्ट को एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, दैट मीन कनेक्ट करने वाले हैं। इन तीन चीज़ों को मिला के जो आज हमारा रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा कि हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का आइडिया मिल जाएगा। अभी तक जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग ग्राफ बनाना सीख रहे थे, लंप सम, हम लोग पीक निकालना सीख रहे थे, लंप सम, हम लोग जो है नंबर ऑफ सिग्नल निकालना सीखे, कि वो एक गलत चीज़ था। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि एक एक्यूरेट NMR का ग्राफ कैसे बनाया जाए। हालांकि एक्यूरेट अभी भी नहीं होगा क्योंकि अभी भी इसमें मल्टीप्लिसिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि केमिकल शिफ्ट का एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपको एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्यों जो होता है केमिकल शिफ्ट का वैल्यू वेरी करता है, क्यों हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कभी आता है, कभी हमारे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ वैल्यूज़ देखते हैं जहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ वैल्यूज़ मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि CS3F, CS3OH, CS3Cl, CH, Cl3, CH2, Cl2, ठीक है, CH2, CH2, Br, CH2, 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 Br। ठीक है, चलिए कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन सब वैल्यूज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये वैल्यू है 4.26 ppm, इसका ई हाइड्रोजन नहीं, CH3 वाला हाइड्रोजन, ठीक है, 3.40 ppm, 3.05 ppm, 7.29 ppm, 5.30 ppm। ये हो गया आपको इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन हो गया 1.69 ppm, ठीक है, ये वाला आपको हो गया 1.69 ppm, ये वाला हो गया आपको इसमें ये वाला हो गया 1.25 ppm। चलिए तो पहले चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। देखिए CS3F, देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। मैं चाहूँगा कि आप इस चार्ट को ज़िंदगी भर के लिए याद कर लें, ठीक है। ये है आपका एटम और ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप इसको ज़िंदगी भर के लिए याद कर लें, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ इसी, ठीक है। कौन कौन से है भाई? सबसे पहले फ्लोरीन है, वैल्यू कितना होता है 4.0। फिर क्या होता है भाई? ऑक्सीजन 3.5, फिर sp हाइब्रिडाइजेशन 3.25, फिर हो गया आपका कौन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इन सब के वैल्यू कितने होते हैं? 3.0 होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा भाई? उसके बाद आता है ब्रोमीन, जिसका वैल्यू होता है 2.78, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? sp2 कार्बन, जिसका वैल्यू होता है 2.75। फिर कौन आता है भाई? उसके बाद आता है आपको कार्बन, सल्फर, आयोडीन, इन सब के वैल्यू होते हैं 2.5। फिर आता है फॉस्फोरस, जिसका वैल्यू होता है 2.3। फिर आता है आपको हाइड्रोजन, जिसका वैल्यू होता है 2.1। फिर आता है मेटलॉइड, जिसका वैल्यू होता है 2.0, और उसके बाद आते हैं मेटल, जिसके वैल्यू 1.8 या उससे नीचे होते हैं। देखिए इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जूनियर लेवल हो या सीनियर लेवल हो, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको याद रखिए। देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन में हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, कोई एटम X है जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा खींचेगा इसकी सील्डिंग उतनी ज़्यादा ख़त्म होती जाएगी, मतलब ये डीसिल्डेड होता जाएगा। और जैसे जैसे डीसिल्डेड होता जाएगा तो इसका जो केमिकल शिफ्ट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। दैट मीन कहाँ चला जाएगा? ये डाउन फील्ड में चला जाएगा, मतलब ये इतना इधर की तरफ आता जाएगा, इस साइड को, ठीक है। ये जितना ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इसमें इतना कम होगा, और जितना कम होगा ये क्या हो जाएगा? डाउन फील्ड की तरफ जाता जाएगा। सिंपल सी बात है। सोचो भाई कि मैंने आपको क्या बताया, एकदम रिलैक्स हो जाओ। मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा,
जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल मूव करता है तो क्या करेगा, वो थंब इम्प्रेशन रूल शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अरे भाई उसके सर्कुलर मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसके मूवमेंट से क्या होता है, उसकी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही अगर कम होगा तो क्या करेगा, वो मैग्नेट फील्ड, उसका जो मैग्नेट होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम क्रिएट करेगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो डाउन मैग्नेट की तरफ आ जाएगा, दैट मीन डाउन फील्ड में आ जाएगा। और सपोज करो उससे अगर इलेक्ट्रॉन कम खींचा गया होता कि ये एक्स जो होता वो वेरी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होता तो इलेक्ट्रॉन भी कम खींचता, अगर इलेक्ट्रॉन कम खींचता इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बराबर रहता, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता तो ये क्या करता, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा क्रिएट करता। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट करता तो बच्चे लोग ये कहाँ रहता, अप फील्ड। ठीक है, ये कहाँ रहता, ये आपको अप फील्ड में होता। और चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अगर, तो ये कहाँ जाएगा, ये डाउन फील्ड में आ जाएगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लो अगर, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही कम है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा, तो उसको कहाँ जाना होगा, डाउन फील्ड में। और अगर उससे इलेक्ट्रॉन कम खींचे जाते हैं तो वो कहाँ रहेगा, वो आपको अप फील्ड में रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए पहले इस बात को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो चार्ट है ना, इस चार्ट को आप लोग हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ये चार्ट आपको 11-12 के लेवल से लेके आपको MSc से लेके उससे रिसर्च लेवल तक ये चार्ट आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए जैसे इनकी बात करते हैं, सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पर फ्लोरीन लगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। देखिए वैल्यू कितना हो गया, 4.26। यहाँ अल्कोहल है, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो ये 3.40। उसके बाद क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कम हो गई, ऑक्सीजन से भी कम हो गई, वैल्यू और घट गया। अब लेकिन एक साथ 3 क्लोरीन लग गए, भैया तो बहुत पावरफुल हो गया ना। अगर एक साथ 3 क्लोरीन लगे तो वो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कहीं ऊपर चला गया, तो देखो 7.29। अब 2 क्लोरीन लग गए तो ये क्या हो गया, 5.30। डोंट वरी, ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, इनका एक पैटर्न क्लियर होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका एक पैटर्न मैं आपको बताऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अगर आपके पास CH3 CH2 Cl होगा तो क्या करोगे आप, आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इस साइड को आ जाएगा, दैट मीन डाउन फील्ड। और चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन कम खींचा गया, इंडक्टिव इफेक्ट इस पर कम लगा, तो ये कहाँ रह जाएगा, ये रह जाएगा अप फील्ड। दैट मीन कि आपका ग्राफ क्या आएगा, बात बच्चा लोग, ये छोटा सा TMS तो आएगा, ये आपको पता है। उसके बाद कौन आएगा, अप फील्ड वाला, यानी 3 हाइड्रोजन वाला, यानी कि ऐसे आएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा, फिर 2 हाइड्रोजन वाला आएगा। हम आज यही डिस्टेंस देखने वाले हैं कि ये डिस्टेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चे लोग, CH3C CH3 CH3 CH2 CH Cl Cl। सपोज कीजिए बच्चे लोग कि यहाँ पर जो है इससे 2 क्लोरीन लगा हुआ है। आपको मान लीजिए कि ये जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया सपोज कीजिए आपको 5.1। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये वैल्यू हो गया आपको मान लिया 5.1 हो गया। ये जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया मान लिया आपको 2.5 ये वैल्यू हो गया। और ये जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू आपका रह गया 1.3 1.3 1.3। तो बच्चे लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप बोलोगे सर कुछ नहीं सर, देखिए ये 5.1 ppm हो गया, मतलब हाईली डिसिल्डेड। ये क्या हो गया, हाईली डिसिल्डेड। कहाँ जाएगा, बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा, डाउन फील्ड में। ठीक है, और ये जो हो गया देखो, ये सब क्या सिल्डेड है ना, इस इलेक्ट्रॉन को खींचा ही नहीं है, तो ये कहाँ रहेंगे, सब ऑफ फील्ड में रहेंगे। तो आपके पास ग्राफ कैसा आएगा, तो ये देखो आपके पास ग्राफ ऐसा आएगा। सबसे पहले एक TMS ले लोगे, उसके बाद सबसे पहले कौन बनाओगे, इनको बनाओगे, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन, यानी कि आपके पास 1.3 ppm पे पहले 9 हाइड्रोजन का एक सेट आएगा, ये इस तरह। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद फिर आएगा ये वाला। ठीक है, कौन आएगा फिर, ये वाला। कितना पे आएगा, 2.5 पे 2 हाइड्रोजन है, बनाओ 2.5 पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और उसके बाद फिर कौन आएगा, सबसे जो आपको डिसिल्डेड है वो कितना है, 1 हाइड्रोजन है। ये देखो, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। आ रही बात समझ में। ये इधर कहाँ चले आप, इधर क्या हो गया आपको, डाउन फील्ड, और इस साइड को कहाँ, अप फील्ड। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने काम के मुद्दे पे चलते हैं। जिस चीज़ के लिए वीडियो आज हम बना रहे हैं, हम उस मुद्दे पे पहले चलते हैं। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ को जो है इवेल्युएट करना सीखें, और वहाँ पर हम लोग एनिसोट्रॉपिक जो है इफ़ेक्ट है उसको भी लगाना सीखें। तो एकदम रिलैक्स रहिए, आज हम लोग बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।
ओके, तो हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड केमिकल शिफ्ट की। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे पास 3 तरह के मेनली हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp2 और sp। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के आपको हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, sp2 है और sp है। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें जो परसेंटेज s कैरेक्टर होता है वो कितना होता है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें 25% होता है। इसमें जो परसेंटेज s होता है वो कितना होता है आपको 33.3% होता है। और इसमें जो परसेंटेज s होता है ये कितना होता है आपको 50% होता है। यानी जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ऊपर से नीचे तो आपको क्या मिलता है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डिसिल्डिंग बढ़ेगा, और अगर डिसिल्डिंग बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएगा, आपको इस साइड को आना चाहिए, इस साइड को कायदे से, किधर की तरफ, डाउन फील्ड की तरफ। हालांकि ये हमारा एक सोच है, क्योंकि अभी एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट बचेगा, उसको समझने के बाद ही ये बात को ज़्यादा पूरी तरह से हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगी, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो डिसिल्ड होता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ अभी नहीं है, हमारा पूरा फोकस इस बात से है कि हम आपको आपको लेट टुवर्ड्स क्वेश्चन लेके चले, कि भाई आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, चीज़ों को कैसे समझना है, उस पर हमारा फोकस है। ठीक है, तो अभी हम आपको उतना ही बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझिए और आप ये सीखिए। ये देखिए, पहले आप ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन पे आपके पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो भाई ये वाला हो गया कौन, आपका 1 डिग्री कार्बन, ये कौन हो गया आपको 2 डिग्री कार्बन, और ये कौन हो गया आपको 3 डिग्री कार्बन। आपको फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि जो 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री का केमिकल शिफ्ट आपको 0 से 1 ppm के बीच हो गया। ये जो 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री का जो केमिकल शिफ्ट हो गया वो 1 से 2 ppm के बीच हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1 से 2 ppm के बीच हो गया। और जो 3 डिग्री है ना, उसका क्या हो गया आपको, वो 3 से 4 ppm के बीच हो गया। यानी आपको लेके आपको बात फिलहाल के लिए समझनी, एज यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो 1 डिग्री 2 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 4 ppm के बीच आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज होंगे वो 0 से लेके 4 ppm के बीच आएंगे। चलिए, इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, यही सारा खेल होना है, यहीं पर सारा खेल होगा अभी जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये जो हम कार्बन लेते हैं डबल बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन हमने जोड़ा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं विनाइलिक हाइड्रोजन। आपने क्लास 11 12 की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये कौन सा हाइड्रोजन है, तो ये हो गया आपका विनाइलिक हाइड्रोजन। अगर ये विनाइलिक हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपको इधर खींचेगा, गौर से देखिए, ये जो कार्बन है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अगर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका केमिकल शिफ्ट बढ़ जाएगा। इसका क्या होगा, केमिकल शिफ्ट बढ़ जाएगा, और ये केमिकल शिफ्ट बढ़ के आपको 5 to 6 ppm हो जाएगा। ठीक है, ये केमिकल शिफ्ट बढ़ के क्या हो जाएगा, आपको 5 to 6 ppm हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अब जैसे कि बेंजीन की बात करते हैं, ये देखिए, ये बेंजीन, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी तो वही केसेस है। हाँ, ये अलग बात है, इसका नाम विनाइलिक नहीं बल्कि इसका नाम एराइलिक होता है, क्योंकि एरिन मतलब बेंजीन, और एरिन से जो लगे वो क्या हो गया, एराइलिक हाइड्रोजन। तो ये एराइलिक हाइड्रोजन, इसका ppm का वैल्यू होता है 7 to 8 ppm। ठीक है, इसका कितना वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 7 to 8 ppm होता है। जबकि कायदे से ये भी एक sp2 से ही लगा हुआ, लेकिन इसका 5 to 6 ना होकर 6 to 7 ना होकर 7 to 8 हो गया। मेरी बात को समझ, एकदम रिलैक्स होकर समझिए। ये डबल बॉन्ड था, 5 to 6 ppm हुआ, लेकिन ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइज है। आखिर इसका 5 to 6 था तो थोड़ा सा बढ़ जाता, 6 to 7 हो जाता, लेकिन नहीं, ये 7 to 8 हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू था वो इतना बढ़ गया। हमें इस बात पे समझेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, अब जैसे मान लिया आपको अल्डिहाइड है ये, ठीक है, अब इसका क्या हो गया, ये अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है, इसका वैल्यू आपको 9 to 10 ppm हो गया। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन सेम रखने के बावजूद भी इसको इतनी तेज़ी से बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमें इस बात को अच्छे से सीखना है पहले कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन सबका वही है, लेकिन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ppm का वैल्यू है, ये जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है, ये बदलता चला जा रहा है। हमें इस बात को पहले सीखना है। इसको मैं आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ इसको। चलिए, रब करने से पहले एक और चीज़ समझ लें कि आपके पास एल्काइन है, ये अल्काइन है, ठीक है।
कायदे से ये sp हाइब्रिडाइज है। ये क्या है? ये तो sp हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp हाइब्रिडाइज है तो इसका क्या होना चाहिए? केमिकल शिफ्ट तो और ज़्यादा होना चाहिए। इसका जो ppm वैल्यू है इसमें तो बहुत इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? बिल्कुल sp हाइब्रिडाइज कार्बन खींच रहा है। sp मतलब इस पर तो और ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा और माइनस आएगा, और ज़्यादा प्लस आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? ये डाउनफील्ड चला जाएगा, डाउनफील्ड चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा। इसका ppm का वैल्यू तो और बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो वैल्यू होता है वो 2 to 3 ppm के आसपास होता है, 2 to 3 ppm के अराउंड होता है। मतलब ये है बच्चे लोग कि हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि जब हम TMS यहाँ लेंगे तो सबसे पहले हम रखेंगे किसको? sp3 वाले को। हम sp3 को एक रेंज में रखेंगे। फिर हमने सोचा था कि हम क्या करेंगे? sp2 वाले को एक रेंज में रखेंगे। फिर हमने क्या सोचा था कि भाई sp वाले को एक रेंज में रखेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो गया। ये हमने एक्सपेक्ट किया था, देखिए ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि पहले sp3 को रखेंगे, फिर sp2 को रखेंगे, फिर sp को रखेंगे, लेकिन रियल में तो कुछ और आ गया। यहाँ तो ऐसा आ गया कि भाई sp3 आया, ये देखो ये sp3 आया, और क्या हो गया? ये मान लीजिए कि sp2 आया, और sp यहाँ होने के बदले sp यहाँ आ गया। देखिए ये sp3 है, ये sp2 है, और sp यहाँ आके छिप गया। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, इसको समझने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बियॉन्ड जाके हमें एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम बात करेंगे एनिसोट्रॉपिज्म या एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। या इसी को लोग बोलेंगे मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिज्म। एक ही बात है, ठीक है, ये तीनों बातें एक ही है। अब इसके लिए थोड़ा सा ना आपको फिजिक्स में चलना होगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा? फिजिक्स में चलना होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कॉइल होता है, इस तरह से हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल को हमने क्या किया है कि हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। इसको हमने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये छोटा वाला पॉइंट है, छोटू निगेटिव है, ये बड़ू पॉइंट है क्या? ये पॉजिटिव है। आपको पता है ये हमने एक सेल से जोड़ रखा है। अब अगर सेल से जोड़ रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो न्यूक्लियस का मूवमेंट है, जो करंट का मूवमेंट, ये तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना। आपको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट के मूवमेंट से क्या होता है? अपोजिट होता है। तो करंट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये देखिए, ये जो आई है ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे। तो बच्चे लोग इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि करंट के मूवमेंट के डायरेक्शन की, तो करंट का मूवमेंट जब इस साइड को होगा तो यहाँ पर कैसे होगा? तो आपको पता है कि भाई इसके लिए थंब इम्प्रेशन रूल लगाएंगे हम। ये देखिए ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे, ये देखिए, या इसको हम कॉइल को ऐसे रखें, गौर से देखिए ना, इसको ऐसे रखें, ऐसे, ये ऐसे दिख रहा है ना, इसको ऐसे रखा है। देखिए तो ये किधर आ गया? ये जो करंट का मूवमेंट हो रहा है, गौर से देखिए, मेरा थंब किधर का इसको है? तो आप बोलोगे सर अगर थंब का मूवमेंट इधर हो रहा है सर, तो आपका इस साइड में नॉर्थ बन रहा है सर। देखिए इधर क्या बन रहा है आपको? नॉर्थ पोल बन रहा है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये ऐसे नहीं हो रहा है बल्कि ऐसे हो रहा है। गौर से देखिए, ऐसे। ये देखिए मैंने क्या बोला, ये जो फिगर आपको ऐसे दिख रहा है, इस फिगर को ऐसे पलटाइए तो आपको दिखेगा कि सर ये देखिए ये पॉजिटिव पीछे चला जाएगा, ये देखो पॉजिटिव पीछे, तो ऐसे दिखेगा। देखो नॉर्थ इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चूंकि आगे से आ जा रहा है, वैसे ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, तो इस केस में आपका जो होगा इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा? साउथ आ जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए थंब रूल क्या होता है? साउथ आता है, जबकि आपको न्यूक्लियन के लिए, जो न्यूक्लियस के लिए जो थंब रूल होता है वो क्या होता है? नॉर्थ देता है। तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ? इस डायरेक्शन में आपको साउथ हुआ। ये देखिए इस डायरेक्शन में आपका क्या हुआ? साउथ हुआ। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट वे में यहाँ पर बहुत क्लियर कट वे में मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इस तरह से आपके यहाँ पर क्या लगा रखा आपने, यहाँ पर आपने ये प्लस लगा रखा हो, ये माइनस लगा रखा हो, तो यहाँ जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट अगर इस तरह से होता है, गौर से देखिए, ये देखिए अगर ये इस तरह से मूवमेंट होता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये नॉर्थ 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 नॉर्थ, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है? गौर से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है?
तो यहाँ साउथ 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 का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये ना, ये डायरेक्शन में आपका नॉर्थ बना और इस डायरेक्शन में क्या बना आपका साउथ बना। अब सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेट लगाया। भाई एक्सटर्नल मैग्नेट लगाओगे ना, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेट लगाया। देखिए आपने एक्सटर्नल मैग्नेट लगाया। अब एक्सटर्नल मैग्नेट चूँकि इस डायरेक्शन में ले रहे हो, तो मान लें आपने एक्सटर्नल मैग्नेट यहाँ लगाया नॉर्थ मैग्नेट, और यहाँ पर आपने लगा दिया क्या एक साउथ मैग्नेट, ये N एंड S। अब जो है मान लो कि ये डायरेक्शन में घूम रहा है। अब कोई एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सपोज कीजिए वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपको, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। कोई ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया। अगर उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस डायरेक्शन से नॉर्थ जा रहा है। देखो इस डायरेक्शन से एक मैग्नेट फील्ड मिल रहा है, और ये नॉर्थ यहाँ से भी एक डायरेक्ट मैग्नेट फील्ड मिल रहा है। देखो तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो सर। वो अगर या तो जीरो हो जाएगा सर, और या तो जो भी आएगा वो बहुत कम आएगा सर। हम बोले एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या हो गया, अगर यहाँ पर आपने कोई मतलब इलेक्ट्रॉन रखा है तो इधर से इसको ये मिल रहा है और इधर इसको ये मिल रहा है, दोनों साइड से इसको मिलकर दबाया जा रहा है, और इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, बहुत कम, टेंस टू जीरो या बहुत कम आएगा। इवन कि कैंसिल हो जाएगा। बात यहाँ ये नहीं कि जीरो आएगा या नहीं आएगा, बात यहाँ ये है कि जो बी नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वो यहाँ कट जाएगा और जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू घट जाएगा। जबकि यहाँ पर इस जगह पे अगर कोई हो, सोचिए अगर इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो इस पॉइंट के ठीक इसके ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ हो, मतलब इस साइड को हो, तो होगा क्या कि इसको यहाँ से तो मिल ही रहा है। देखो यहाँ से इसको एक मैग्नेट था जिसको नॉर्थ डायरेक्शन इधर मिल रहा है, मान लो इधर नॉर्थ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिल रहा है, ये पीछे की तरफ देखो ये ऐसे इसके घूमने का यहाँ मिल रहा है इसको, और पीछे से भी इसको यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे से भी मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, और इस पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट वो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा बी नॉट प्लस बी आई। अगर ना भी जुड़े, एग्जैक्टली डिट्टो ना जुड़े, लेकिन वो बढ़ तो जाएगा ही, वो क्या हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा ना। तो चलिए समझिए इस बात को, मैं दोबारा आपको समझाऊं, एकदम अच्छे समझिए इस बात को बच्चे लोग, ठीक है। बहुत ही हाई फाई चीज़ है इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। सपोज कीजिए थोड़ा सा इसको और क्लियर वे में हम लोग देखते हैं, इसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फिर या तो रट जाइए। सपोज कीजिए कि हम ऐसे लेते हैं, हमने यहाँ वायर लिया, इस वायर को हमने कनेक्ट किया किससे, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया इस वायर को। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, देखो देखो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दिख ही रहा है आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रहा है तो भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन, ये देखो प्लस है, प्लस का मूवमेंट इस डायरेक्शन, देखो प्लस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या होगा, देखो समझो किधर अंगूठा दिख रहा है मेरे, देखो इसको ऐसे करके रखो ना, ये इसको ऐसे रखो, देखो टेढ़ा बनाया मैंने, इसको ऐसे रखो। जब आप ऐसे रखो तो बोलो सर देखिए सर आप चिंता मत कीजिए सर, हमको समझ में आ गया, ये सारा नॉर्थ बन रहा है। बोले वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कौन सा डायरेक्शन बना, नॉर्थ, और चूंकि इलेक्ट्रॉन ये माइनस यहाँ है तो माइनस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, देखो तो ऐसे भी नॉर्थ का उल्टा साउथ होगा। और ऐसे भी सोचो कि मैग्नेट का जो है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, ये जो डायरेक्शन था ये डायरेक्शन किसके लिए आया, तो ये साउथ के लिए ये डायरेक्शन आया, देखो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो इलेक्ट्रॉन को अकेले काम करवाते ही नहीं है, हमारा जो एनएमआर मशीन होता है उसमें तो ऑलरेडी एक मैग्नेट लगा होता है। तो हमने जैसे ही यहाँ एक मैग्नेट लगाया बच्चे लोग, ये मैग्नेट जैसे ही लगाया हमने, ये मान लो नॉर्थ और ये साउथ, अब जैसे यहाँ पर लगाया तो आपको क्या दिखा कि सर यहाँ पर देखिए ना, आपको जो हो रहा है कि मान लो अगर कोई एटम ऐसा हो जिसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, यहाँ पर हो, कि सपोज कीजिए कि सर आपके पास एक एटम था HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये क्या हो गया H। तो सर देखो कि आप जब यहाँ पर जो फील्ड बन रहा है सर, देखो आप मान लो यहाँ पर मैग्नेट लगा के रखिए हो सर, देखो यहाँ पर आपने मैग्नेट लगाया है नॉर्थ, यहाँ पर मैग्नेट आपने लगाया कौन, साउथ, और ये जो इस तरह से फील्ड घूम रहा है, देखो सर ये जो है ना सर, ये देखो ऐसे यूँ देखो सर, देखो सर एकदम आपको क्लास 11-12 की याद आ जाएगी सर। बोले बच्चा सही बात है। तो अगर इस तरह से घूम रहा है तो भाई मेरे यहाँ पर कौन आ गया, तो ये तो नॉर्थ है, देखो ये तो नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये अगर नॉर्थ है और एटम यहाँ पर है तो भाई मतलब इधर से भी नॉर्थ मिल रहा है थोड़ा एंगुलर डायरेक्शन में, और यहाँ से नॉर्थ सीधे सीधे इसको मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा,
ये वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जितना वैल्यू आना चाहिए था ये वैल्यू उतना नहीं आया, जबकि कायदे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इसको वैल्यू बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, जबकि ये घट के वैल्यू कितना हो गया 2 to 3 ppm आ गया। लेकिन वहीं पर अगर हम बनाते इसको ना बना के हम किसको बनाते, हमने एल्कीन के बदले एल्काइन के बदले हमने एल्कीन को बनाया होता। ये देखो, अगर हम इसको एल्कीन को बनाया होता, ये वाला, ये देखो, अगर हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, इसको फ्रेशली समझो तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे घूमा, देखो देखो ऐसे गया मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा बच्चे लोग तो ध्यान दो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आपको पता है यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ। तो ये जो एटम है, ये एटम कहाँ है, ये एटम इस जगह पे है ही नहीं जहाँ ये डायरेक्टली कैंसिल हो सके। देखो ये मान लो नॉर्थ लगाओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये साउथ लगाओ तो आपको ये ठीक सामने, देखो ये ठीक सामने पड़ गया, यानी इधर से भी और इधर से भी। आपको तो पता है वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों साइड एक जैसे आएंगे तो कैंसिल कर देगा मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये यहाँ पर ठीक यहाँ पढ़ने के थोड़ा ऊपर की तरफ है, जिससे क्या हो रहा है कि इसको कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको दोनों मिल रहा है। देखो इधर से मिल जा रहा है ये जो है, और इधर से भी मिल जा रहा है। तो ये यहाँ पर कैंसिल होने के बदले क्या हो गया, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था वो ऐड हो गया, और इसीलिए इसका जो केमिकल शिफ्ट हो गया वो बढ़ गया। वो कितना हो गया, वो बढ़ के आपको लगभग 5 से 6 ppm हो गया है। ठीक है, ये बढ़ के कितना हो गया है, 5 से 6 ppm हो गया है। बेंजीन में ये चीज़ और बढ़ जाएगी। अगर हम बेंजीन लेते हैं तो ये बेंजीन में ये चीज़ और बढ़ जाएगी। इसको मिटा रहे हैं, समझ गए होंगे आप बात को। तो बात सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं है, बेंजीन में ये वैल्यू और बढ़ जाएगा। देखिए जैसे हमने बेंजीन लिया, यही है ना बेंजीन, देखिए ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है ये ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से। और मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़े हाइड्रोजन लेते हैं। देखिए इसको आपस में जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड अगर गोल गोल घूमेगा इस तरह, गौर से देखिए इसका इस तरह डायरेक्शन हमने नीचे से लगाया, कौन, नीचे से हमने अप्लाइड लगाया, ठीक है। और ये ऐसे गोल गोल घूमने लगे ये वाले सारे, ठीक है, ये ऐसे गोल गोल घूमने लगे, देखो ये ऐसे घूम रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इसको क्या मिल रहा है, ये हाइड्रोजन जिस जगह पे, देखिए ना, समझिए बात को, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, देखिए। तो जब ये घूमकर यहाँ पहुँच रहा है इस हाइड्रोजन के पास, गौर से देखिए इस हाइड्रोजन के पास जब पहुँच रहा है नीचे से गोल घूम के, तो ये हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे से भी आ रहा है। मतलब ये कैंसिल नहीं हो रहा है। देखो एक ऐसे जा रहा है और दूसरा नीचे से, देखो एक ऐसे जा रहा है और नीचे से ऐसे आ रहा है, तो ये वैल्यू कैंसिल कैसे हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई हाइड्रोजन यहाँ की तरफ होता, ये कोई हाइड्रोजन यहाँ की तरफ होता, कि सपोज करो हम अगर ऐसा एग्जाम्पल लेते, ये देखो अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते, सपोज करो जिसका हाइड्रोजन अंदर की तरफ हो, और समझो ये हाइड्रोजन क्या होता, अंदर की तरफ होता, समझो बात को। ये देखो अगर ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ होता तो क्या होता, जब यहाँ से गोल गोल ऐसे घूमता, देखो जब ये स्ट्रक्चर की चारों तरफ गोल गोल ऐसे चक्री बनती, तो मैग्नेटिक फील्ड आप नीचे से लगा रहे होते और ये हाइड्रोजन क्या होता, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता। और अगर ये हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ आता, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से लगाते और ये हाइड्रोजन भी ठीक उसके सामने आ जाता। मतलब आपको एक डायरेक्शन ऊपर से बनता, एक डायरेक्शन नीचे से बनता, और उसका वैल्यू क्या हो जाता, उसका वैल्यू कम हो जाता। आ रही बात समझ में, वो ऐड नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। और इसलिए इन जो हाइड्रोजन होंगे, इनका हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम आ जाएगा। तो खैर चलिए, अभी तो हम लोगों को आगे सीखना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने आपको ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहा है, कौन, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट या मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिज्म। चलिए पहले इस बात को नोट कीजिए आप। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको कि ये जो एल्कीन का वैल्यू ज़्यादा है, एल्कीन का वैल्यू ज़्यादा है, कितना आपको 6 to 7 ppm, ठीक है, या मेनली वो आपको 5 to 6 ppm मेनली लिया जाता है इसको। तो ये वैल्यू क्यों ज़्यादा है, ये बेंजीन है, इसके हाइड्रोजन का वैल्यू क्यों ज़्यादा है, ये वैल्यू आपको पता चल गया होगा। और क्यों एल्काइन का जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो कम है, ओनली 2 to 3 ppm, ये भी आपको पता चल गया होगा।
अच्छा, जैसे अल्डिहाइड की बात करेंगे तो अल्डिहाइड में क्या फंडा है, तो भाई अल्डिहाइड में बहुत कमाल का फंडा है। एक तो ये जो कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ऊपर से ये जो ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहा है, तगड़ा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का डीशिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 to 10 ppm हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने किसकी बात की, अभी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे sp2, हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे sp3, sp2 और sp की बात की। उम्मीद करता हूँ आपको ये हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे ये जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू होगा, कैसे चेंज हो रहा है और उसमें एनिसोट्रॉपी का क्या रोल प्ले हो रहा है, वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी केमिकल शिफ्ट ही चलेगा, लेकिन केमिकल शिफ्ट को हम लोग बहुत ही इस तरह से तोड़ तोड़ के हम लोग सीखेंगे और हम लोग उलझाएंगे नहीं इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए रिलैक्स रहिए, अच्छे सीखिए। उम्मीद करता है आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।